नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। आज हम देखेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास का अध्याय 5, जिसका शीर्षक है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस रोचक सफ़र की ओर। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। सबसे पहले इस बॉक्स को देखिए, क्या लिखा है इसमें लिखा हुआ है चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे शंकरन के बारे में हमें बताया गया है। शंकरन जैसे ही सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके जो नाना नानी जी हैं वो वोट डालने जा रहे थे, क्योंकि उस दिन चुनाव का दिन था और वह अपने नज़दीकी चुनाव केंद्र पर जाकर सबसे पहले अपना जो वोट है वो डालना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था, शंकरन के मन में जिज्ञासा थी कि वो वोट डालने के लिए इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, यानी हम उन लोगों को चुनने जा रहे हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारी ओर से प्रतिनिधि बनेंगे हमारे लिए। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए इस चैप्टर को विस्तार से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। दोस्तों, अलग अलग समय के अनुसार राजा शब्द और उसका क्षेत्र, उसके दायित्व में बड़ा परिवर्तन आते गया, लेकिन यह एकदम से नहीं आया। इसको आने में काफ़ी समय लगा। हमने पिछले अध्यायों में ये पढ़ा है कि एक समय में राजा का अर्थ उन राजाओं से नहीं होता था जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ना उनके पास बहुत बड़ा राज्य होता था, ना बहुत बड़ी संपत्ति होती थी, ना कोई सेना होती थी। फिर भी यहाँ पे राजा का अर्थ क्या है, तो आइए विस्तार से समझते हैं। अश्वमेध यज्ञ, यहाँ पे एक नाम आ रहा है, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। दोस्तों, यह जो अश्वमेध यज्ञ है, जिसके बारे में विषय में मैंने भी आपके सामने पढ़ा, ये क्या होता था। देखिए, मान लीजिए कि आप एक राजा हैं, आपका अपना एक बहुत बड़ा राज्य है। अब आपको अपने राज्य में विस्तार करना है। आप चाहते हैं कि आपके पड़ोसी राज्यों पर भी, जिनके राजा अभी दूसरे दूसरे हैं, वहाँ पर आपका राज्य हो। तब आप क्या करेंगे, तब आप अपने राज्य की सीमा विस्तार करने के लिए और पड़ोसी राज्यों को भी अपने राज्य में मिला करके स्वयं राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ का सहारा लेंगे, यानी अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अब ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, अश्व शब्द आया यानी घोड़े की बात हो रही है। देखिए, घोड़े को छोड़ दिया जाता है विचरण करने के लिए। घोड़ा धीरे धीरे दौड़ते हुए आगे बढ़ता है और घोड़ा जैसे ही एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा में जाता है तो वहाँ पर दूसरे राज्य के जो राजा हैं वो उस घोड़े को रोक लेते हैं। अगर उन्होंने उस घोड़े को रोक लिया तो इसका मतलब है कि जो राजा का वो घोड़ा है, यानी आपने मान लीजिए छोड़ा, तो आपको उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा। और अगर वो राजा उस घोड़े को नहीं पकड़ते, जाने देते हैं, तो इसका मतलब है कि घोड़ा जहाँ जहाँ जा रहा है विचरण करने, वो ज़मीन आपकी होती चली जाएगी। ऐसा एक उदाहरण आपने रामायण में ज़रूर देखा होगा। यदि आपने रामायण सीरियल देखा है तो उसमें आपने देखा होगा, या रामायण पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि भगवान राम का भी जो घोड़ा है वह भी जाता है और लव कुश उसे जो है राम भगवान के दोनों सुपुत्र पकड़ लेते हैं और बाद में युद्ध होता है। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है यह आप भली भांति समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उनका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर होता था। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं ना। देखिए, इस अध्याय को यदि आप बड़ी सरलता से समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यह बड़ी सरलता से आपको लंबे समय तक के याद भी रहे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी अध्याय को सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं तो उसकी कल्पना अपने मन में हम ज़रूर करें। कल्पना करने से हमारी जो स्मरण शक्ति है उसका विकास होता है और हमें चीज़ें न सिर्फ याद होती हैं बल्कि लंबे समय तक के लिए याद रहती हैं। ठीक है। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाने को कहा जा रहा है और पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे उनके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब बहुत हद तक के समझ गए होंगे। भाई, कौन कौन से पेशे थे इसका जिक्र तो अभी ये जो अश्वमेध यज्ञ हम पढ़ रहे थे इसी में बहुत सारे पेशों का जिक्र आया है। तो अगर आप समझ पाए हैं तो मेरी आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि आप अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर हमें करके बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपका उत्तर हमारे उत्तर से कितना अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं वर्ण के बारे में। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। इस समय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो गंगा और यमुना नदी है उनका जो क्षेत्र है उसमें कई सारे ग्रंथों की रचनाएं की गई। ऋग्वेद के बाद में इन्हें रचा गया और चूंकि ऋग्वेद पहले ही रच लिया गया था और इसके बाद इन्हें रचा गया, इसके कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ जो है कहे जाते थे। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और भी अन्य ग्रंथ इनमें शामिल हैं, जिन्हें हम उत्तर वैदिक ग्रंथों के नाम से जानते हैं। पुरोहितों यानी ब्राह्मणों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई थी कि ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ, अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान किस प्रकार से किए जाएंगे तभी सफल होंगे। तो उनकी कई सारी विधियां, उनका संपादन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, क्या क्या विषय वस्तु आवश्यक है, इनमें कौन कौन से नियम हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई थी। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया था कि यदि, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से हटके उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। समाज ही जो है वह क्या है, मनुष्य को बांधे रखता है। ठीक है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसमें समाज के बारे में भी बताया गया है, समाज में रहने के क्या नियम होने चाहिए थे। उस समय समाज में कई समूह थे। अब वो समूह कौन कौन से थे, जैसे पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और जंगल में रहने वाले लोग भी इन्हीं में शामिल थे।
अब वहीं पे अगर मैं बात करूं जिनका मैंने अभी आपके सामने नाम लिया है, उसमें जैसे पुरोहित हो गए, योद्धा हो गए, वैभवशाली जो लोग थे वे वहीं पे, उनके अलावा कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा भोजन संग्राहक जो थे ये निर्धनों की श्रेणी में आते थे। ये इतने वैभवशाली नहीं हुआ करते थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्य वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे जो व्यापार करते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये उस समय की कुछ बातें थी, वर्ण आधारित बातें थीं जो हमने अभी जाना, जिनके बारे में कि उस समय व्यवस्था किस प्रकार से थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत ही सीमित था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतला, सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब बारी आती है जनपद की। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद क्या होता है दोस्तों? जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 जो कि पृष्ठ 49 में है उस पर दिखाए गए हैं, जो कि अगले ही पृष्ठ पर है, हम देखेंगे। पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? मुझे उम्मीद है आपको उत्तर पता चल चुका है और उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में माना जाता है, क्योंकि उन पर चित्र बने हुए हैं विशिष्ट प्रकार के। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। आमतौर पर अगर हम बात करें तो सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में ये है। जैसे कहीं पे त्रिकोण बना हुआ है, कहीं पे वर्ग बना हुआ है ना। इस प्रकार की जो ज्यामितीय आकृतियां हैं उनसे इन चित्रों को संपूर्णता प्रदान करने का प्रयास किया गया है।
अब हमने जब जनपदों के बारे में पढ़ा तो आगे अब हम जानते हैं महाजनपद। दोस्तों करीब 2500 साल पहले यानी कि 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे और चूँकि ये महत्वपूर्ण हो गए थे इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ये ठीक इसी प्रकार से है जैसे कि आज आप कई शहरों में जाते हैं, आप भी किसी न किसी शहर अथवा गांव का हिस्सा हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जिस गांव या शहर में आप रहते हैं वहाँ पे कोई ना कोई एक बस्ती, कोई ना कोई एक कॉलोनी ऐसी है जो कि महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि वहाँ पे सभी प्रकार के सामान आपको उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ कॉलोनियाँ ऐसी होती हैं, कुछ मार्केट, कुछ बाज़ार ऐसे होते हैं, आपने अक्सर सराफा इत्यादि ये सब नाम सुने होंगे, जहाँ से कि सारी चीज़ें लगभग पास में होती हैं। रेलवे स्टेशन आपको वहाँ से पास में मिल जाएगा, बस स्टैंड वहाँ से पास में है ना। वहाँ पे सभी प्रकार के सामान आपके उपलब्ध हो जाएंगे। शॉपिंग के लिए अक्सर वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। तो इस वजह से कई जगहों का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है एक ही शहर में होने के बावजूद भी। तो मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। ये है मानचित्र 4, इसमें कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अभी हम और इस पर बात करेंगे। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी जो है समृद्धि वो प्रदर्शित करते थे और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। देखिए इसे ध्यान से, आप देख पा रहे होंगे। मैं इसे जूम करता हूँ ताकि हम आसानी से इसका अध्ययन कर पाएँ। देखिए ये गांधार है, ये सारी तो नदियाँ हैं, झेलम, चनाब, व्यास, रावी, सतलुज, और ये सभी की सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये काबुल नदी आप देख पा रहे हैं, ये है कुरु, ये है हस्तिनापुर, ये है पांचाल, ये है गंगा नदी, कोसल, चंबा नदी, ये क्या है? ये है अवंती, उज्जैन, ये है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये है सोन नदी, ये मगध है, ये वैशाली है, ये वज्जी है, ये अंग है। अक्सर इनके नाम बहुत सारे हमने अपनी पौराणिक कथाओं में सुने हैं। जैसे कि महाभारत की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे पांचाल, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, अंगराज कर्ण, ये सब सुना होगा आपने। इसके बाद ये है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे देखिए ये है गंगा नदी, है ना। ये तो आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी है। ये है महानदी, ये है गोदावरी नदी, ये है कृष्णा नदी। और आगे बढ़ते हैं, ये जो है तुंगभद्रा नदी, ये है कृष्णा नदी, ये है पन्नार नदी, कावेरी नदी, ये है गोदावरी नदी, ये है अरब सागर, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों इसमें तुंगभद्रा नदी का नाम भी आपने सुना होगा। अक्सर जब कुछ घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो वहाँ पर उस कथा में तुंगभद्रा नदी का जिक्र आता है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि सत्यनारायण व्रत कथा जो है उसका आरंभ दक्षिण भारत से हुआ था, क्योंकि उसमें केले के पत्तों इत्यादि का भी जिक्र आता है ना। तो अक्सर जब भी हम खास करके अगर विद्यार्थी हैं तो एक विद्यार्थी को यह चाहिए कि वह अपने आँख, अपने कान सब खुले रखे, है ना। जब आप कोई मूवी देखते हैं तो वो मूवी बड़ी आसानी से आपको याद हो जाती है। तो उस मूवी में अक्सर जब गाने दिखाए जाते हैं, कोई सीन फिल्माए जाते हैं, तो आप पहचानने का प्रयास करें कि ये कौन सी जगह हो सकती है, क्योंकि आप भूगोल भी तो पढ़ रहे हैं, आप एटलस भी देखते हैं, तो आपको अनुमान तो होना ही चाहिए कि यह जो जगह दिखाई ये संभवतः कहाँ की हो सकती है। एकदम हम श्योर ना भी बता पाएँ तो कम से कम अनुमानित तो बता दें, क्या पता हमारा उत्तर उसके एकदम आसपास ही हो, है ना। तो यह कोशिश धीरे धीरे हमें और अच्छा विद्यार्थी बनने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे कहते हैं विषयों को आपस में रिलेट करना, यानी जोड़ना। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम समझते हैं इस पैराग्राफ को। यहाँ लिखा हुआ है शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे, मैंने आपको बताया। इस तरह से किले व अंदर रहने वाले
लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री यानी महिलाएं, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, है ना। संसाधन क्या होते हैं आप जानते हैं ना, जो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि कुछ संसाधन हैं जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमें प्रकृति से मिले हुए हैं, जैसे पानी, हवा, फल फूल, पेड़ पौधे आदि। और कुछ संसाधन हैं जो मानव निर्मित है, जैसे पंखा, कूलर, टीवी, मोबाइल, ये सब मानव निर्मित संसाधन में आते हैं, है ना। और मानव संसाधन भी होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, यह सब हमारे लिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए काम करते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? मानव संसाधन, मानवीय संसाधन में। चलिए, वो अगला विषय है, किसी और समय इस पर चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं आगे। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, जिसका चित्र पृष्ठ क्रमांक 84 पर देखने को मिलेगा, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 8 में विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए, ये कौशाम्बी किले की दीवार है। अभी हमने नक्शे में कौशाम्बी पढ़ा था, आपको संभवतः जानकारी होगी। कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कर की। हमने जनपद समझा, महाजनपद समझा, अब हम बात करेंगे कर यानी कि टैक्स की। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना भी रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, यानी लगभग सभी प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे, क्योंकि अब उन्हें सैनिकों की आवश्यकता हर समय पड़ती थी। वो हर समय सैनिकों को अपने पास रखते थे, वेतन देते थे, मासिक रूप से, वार्षिक रूप से। तो उन्हें हर समय अब आवश्यकता थी संसाधनों की, पैसे की, है ना, धन की। तो इसके लिए अब उन्होंने कर वसूलना शुरू किया। कर क्या होता है दोस्तों? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में कर यानी अंग्रेज़ी में जो टैक्स है वो क्या होता है? आपने शब्द सुना होगा, इनकम टैक्स। यानी हम जो भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा, बहुत कम हिस्सा हम सरकार को देते हैं, है ना। तो उस समय राजा को दिया जाता था, क्योंकि वही सरकार थी, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो चीज़ें हैं, मानवीय कल्याण के लिए जितने भी संसाधन हैं, उसकी उपलब्धता बड़ी सरलता के साथ करवा सके। ठीक है। तो आज वर्तमान समय में तो हम करों के दो प्रकारों से परिचित हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर, है ना, जिसे हम सीधे रूप से देते हैं, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। अब ये अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष कर, जैसे हम जो भी सामान खरीदते हैं बाज़ार से, जैसे नहाने के लिए साबुन हम खरीदते हैं, खाने के लिए बिस्किट खरीदते हैं, तो इन सभी पे अप्रत्यक्ष कर हमसे लिया जाता है। जैसे प्रोडक्ट अगर हमने 12 रुपए का ख़रीदा तो उसमें 2 रुपये, 1.5 रुपये जो है वो अप्रत्यक्ष कर होता है, जो हमें देना होता है, जो सरकार तक जाता है। आगे बढ़ते हैं। महाजनपदों का राजा विशाल किले बनवाते थे, है ना, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता थी और इसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। तो अब वो उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। दोस्तों, भारत में आज भी 55 से ज़्यादा प्रतिशत लोग कृषि और उसके उत्पादों पर ही निर्भर है ना, ये आप जानते होंगे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा, है ना, कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। यानी अगर 6 भाग कमाएं तो 1 भाग उसमें से कर देना होगा। ठीक है। इसके बाद कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था।
पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक यानी जो शिकारी थे और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया कैसे अलग अलग लोग कर का भुगतान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे सामने शीर्षक है वो क्या है, वो लिखा हुआ है कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दोस्तों दो बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। कौन से हैं, चलिए देखते हैं। हल के फाल अब लोहे के बनने लग गए थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इसमें फसलों की उपज जो थी वो बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौध जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। आप समझ सकते हैं कि एक बीज को पौधे के रूप में उपजाना, उसके बाद में उस पौधे को जो है खेत में बोना और खेती करना इतना सरल काम नहीं है। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि जो कृषक हैं, जो किसान हमारे भाई बहन हैं, वह हमारे अन्नदाता हैं। अगर वह काम नहीं करेंगे तो हमें भोजन पर्याप्त मात्रा में कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो हमें कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनके हम आजन्म आभारी रहेंगे। सिर्फ पैसे दे करके हम उनका मूल कभी नहीं चुका सकते। जैसे किसान हो गए, शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। साथ ही हमारे सैनिक हो गए जो खड़े हुए हैं सेना में हमारे देश की रक्षा करने के लिए, जिनकी वजह से हम सुकून की नींद ले पाते हैं। ये तो कुछ ही उदाहरण थे। इसके अलावा भी और कई लोग हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, जिसकी वजह से हम सुकून से रह पाते हैं। तो हमें उन सब का धन्यवाद करते रहना चाहिए और हमेशा आभारी रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आगे हम क्या पढ़ेंगे। अब ये बात हो रही है यहाँ पे सूक्ष्म निरीक्षण की। जैसे सबसे पहले मगध की बात की, बोल रहा है मानचित्र में मगध ढूंढो। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों में भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना से के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए जो लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद के एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी जो आज का पटना है उसको राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है, यानी 2300 वर्ष पुरानी बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच में आपको क्या अंतर समझ में आता है, ज़रूर बताइएगा। इसके बाद बात करेंगे वज्जी की। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कामकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध
तथा महावीर, जिनके बारे में हम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन दोस्तों मिलता है। अगर मैं बात करूं गण की, तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, और संघ की अगर बात करूं तो इसका मतलब होता है संगठन। ठीक है, आप गणेश भगवान का तो नाम सुना ही होगा आपने, है ना। तो जब हम गणेश बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है गणों के ईश या गणपति। जैसे कि राष्ट्र को संभालने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति है, उसी प्रकार से गणपति का अर्थ होता है गणों के भगवान, है ना। एक सेना है शंकर जी की। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हैं। ये अलग अलग उदाहरण मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि यह सब प्रैक्टिकल उदाहरण से आप जोड़ लेंगे, कहानी बन जाएगी और आपको यह हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आपकी कल्पना शक्ति को मजबूत करने के लिए ये सब उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। बात करते हैं अजातशत्रु की। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय में से लिया गया है। दीघ निकाय, ये दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ की बात करते हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्ज सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते थे। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। दोस्तों, यह बातें जो बुद्ध ने की हैं, यह बातें जो महावीर ने की है, यह सभी बातें केवल उस समय के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, आज भी प्रासंगिक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह जो अध्याय है वो आपको समझ में आया है ना, पूरी तरह से समझ में आया है। और समझ में आया है, पसंद आया है तो आप ज़रूर अपने मित्रों के साथ इसे साझा करेंगे ही करेंगे। और एक जानकारी जो यहाँ पे दी हुई है अन्यत्र के नाम से, इसे भी पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है, अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना के लिए अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। क्या एथेंस वास्तव में जनतंत्र था? इसका उत्तर आप कमेंट में हमें ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आपको यह अध्याय समझ में आया होगा और नियमित रूप से आप हमारी वीडियोस देखते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, आपका साथ हमारे लिए ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर अपने मित्रों के साथ इस लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।